हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को करियर लॉन्च के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की सुबह हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है दोस्तों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के विषय में आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, है ना, पढ़ा भी होगा। तो चलिए आज हम यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन को पूरे जीरो लेवल से पढ़ने का कोशिश करते हैं, जिसे बेसिक कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक की हैरानी थोड़े ज़्यादा रहती है हम सभी में। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे, ठीक है। बहुत बेसिक से देखने वाले हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। हो सकता है कि पहले के वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी झलक भी दी होगी, ओके। तो उसको ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पे आपको टोटल जानकारी मिलने वाली है, ओके। तो चलिए दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हमें कुछ डायग्राम को समझना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई दो माध्यमों को मिलाने वाली विभाजक रेखा है, ठीक है। क्या कहा मैंने? यह जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, यह मान लीजिए कि कोई लाइन सिर्फ रेखा मात्र ही नहीं है, बल्कि यह दो माध्यमों को मिलाने वाली एक रेखा है, ठीक है, या उसका विभाजन रेखा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई है विरल माध्यम, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे विरल माध्यम, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक, ये हो गया आपका सघन माध्यम, ठीक है दोस्तों, सघन माध्यम, ओके। मैं इसको समझाऊंगा, पहले आप लोग इसे नोट करते जाइए, ओके। और एक और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, माध्यम क्रिएट करते हैं। इसमें हमारा जो ऊपर वाला पहला लेते हैं वो हो गया सघन माध्यम, ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा लेते हैं नीचे वाला, इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह है विरल माध्यम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, दोनों में हमने सिर्फ इतना ही अंतर किया हुआ है कि हमने ऊपर वाले माध्यम को इसमें सघन लिया है, नीचे वाले को विरल, जबकि दूसरे वाले में ऊपर वाले माध्यम को विरल माध्यम लिया है, जबकि नीचे वाले को सघन माध्यम। ओके दोस्तों, अब देखिए विरल और सघन माध्यम होता क्या है, ठीक है दोस्तों। अर्थात जिस माध्यम के अणु एक दूसरे से अत्यधिक समीप होते हैं तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम के जो अणु होते हैं वह अपेक्षाकृत सघन माध्यम के अपेक्षाकृत थोड़े कम सघन होते हैं, अर्थात दोनों में सघन माध्यम के अपेक्षा थोड़ी अधिक दूरी रहती है, तो उसे हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, एक आप लोहा ले लीजिए, ठीक है, एक आप लोहा ले लीजिए और एक आप वायु ले लीजिए, या ऐसा ही करिए, एक आप जल ले लीजिए और एक वायु ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यह मान लीजिए कि आपका हो गया जल और ये हो गया वायु। अब दोस्तों, आप सभी साइंस के विषय में यह पढ़े होंगे कि वायु के अपेक्षा जो जल के अणु होते हैं वो एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक समीप होते हैं, ठीक है। अर्थात ये जल के अणु, मान लीजिए यह जल के अणु है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम वायु के अणु की संरचना बनाएंगे तो वह कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अर्थात जो जल के अणु होंगे वायु के अणु के अपेक्षा अधिक सघन होंगे। और यदि यहाँ पे हम लोग लोहा को ले लें, ठीक है, तो इसके जो अणु होंगे, ठीक है, यानी लोहा के अणु होंगे, वह वायु एवं जल दोनों के अपेक्षाकृत अधिक सघन होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डायग्राम में ही कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो मैंने तीनों अणु संरचना बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों में आपको डिफरेंसेस ये देखने को मिल रहा होगा कि जल के जो अणु है, वायु के जो अणु है वह सबसे अधिक विरल है, यानी दोनों में अणुओं के बीच की दूरी काफी अधिक है, जबकि जल में वायु के अपेक्षा दोनों अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी कम है।
जबकि लोहा में लिया जाए तो वायु एवं जल दोनों की अपेक्षा इनके अणुओं के बीच की दूरी काफी कम है, बेहद कम है, यानी ये दोनों अत्यधिक एक दूसरे के समीप है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जो वायु है यह जल की अपेक्षा विरल है, ठीक है। लिए कहेंगे कि यह जल लोहे की अपेक्षा विरल है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही काम आने वाली बात है यह, ठीक है। वायु के विषय में कहेंगे कि वायु जल की अपेक्षा विरल है, और उसके बाद कह सकते हैं कि जल जो है वह लोहा की अपेक्षा विरल है, ठीक है। और इसके विपरीत हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जल वायु की अपेक्षा सघन है और लोहा जल की अपेक्षा सघन है, ठीक है दोस्तों। अर्थात जब भी हम लोग सघन और विरल माध्यम की बात करते हैं तो यह कोई एक ही माध्यम सघन एवं विरल नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमें दो माध्यमों की आवश्यकता होती है कम से कम, ठीक है। यानी जब भी हम लोग सघन एवं विरल माध्यम की बात करेंगे तो वहां पे समझिए कि स्पष्ट रूप से दो माध्यमों की कम से कम चर्चा हो रही है, या दो से अधिक भी हम लोग ले सकते हैं। यानी तुलनात्मक दृष्टि से ही कोई भी माध्यम सघन एवं विरल होता है, अपने आप में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि जिधर हम विरल कह रहे हैं, ठीक है, जिधर हम लोग विरल इसमें कह रहे हैं उधर मान लीजिए कि वायु है और सघन की तरफ जल है। यहाँ पे मान लीजिए कि ऊपर विरल माध्यम में वायु है और नीचे सघन माध्यम में जल है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा कि विरल और सघन माध्यम क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब प्रकाश के अपवर्तन कहता है, ठीक है, यानी प्रकाश का अपवर्तन का जो हम लोग डिफिनेशन देखेंगे वह कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, उसके वास्तविक पथ में परिवर्तन आ जाता है, और वही जो परिवर्तन होता है उसके मार्ग में वही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसे डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हो गया हमारा प्रकाशीय किरण, ठीक है, यह किसी माध्यम पे आपतित होती है, ठीक है, जैसे ये वायु हो गया और यहां से जल माध्यम की शुरुआत होती है, ठीक है। इसमें यदि ऊपर के सघन लिया है तो यहां मान लीजिए कि आपका जल है और वायु है, तो जल माध्यम से होते हुए प्रकाशीय किरण मान लीजिए कि वायु माध्यम पे आपतित होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास करती है तो इसका जो वास्तविक पथ है, अर्थात इसे इस दिशा में गमन करना चाहिए था, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं होता है, इन परिवर्तन होता है। अर्थात ये अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है, और इनके वास्तविक पथ से मुड़ने की जो घटना होती है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, अर्थात वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यह कोई प्रकाशीय किरण है, ठीक है, यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है, तो यहाँ पे होता क्या है कि इसका जो वास्तविक पथ होता है पहले से, उस वास्तविक पथ पे ये गमन ही नहीं करती है, अब यह अपने वास्तविक पथ से मुड़ने का प्रयास करेगी यहाँ पे, और इसके मुड़ने की जो घटना है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, अर्थात वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। परंतु दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो मुड़ने की घटना है वह प्रत्येक माध्यम के लिए अलग अलग है। अर्थात यहाँ पे जो प्रकाशीय किरण है अपने वास्तविक पथ से मुड़ तो जाती है, परंतु यह जो मुड़ती है वह सभी माध्यमों के लिए एक नहीं होती है, अर्थात जिस माध्यम में वह मुड़े डिपेंड करेगा कि वह होगा, उसका मुड़ने की जो कोण होगा वह क्या होगा, यानी वह उस माध्यम पे डिपेंड करता है। तो आइए दोस्तों हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम है, जिसमें कहा जाता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अब्सोल्युटली एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसके वास्तविक पथ में मुड़ाव तो होगा, परंतु वह देखिए क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, और उसका जो विचलन होता है, ठीक है, उसका जो विचलन होता है वह अभिलंब से दूर होता है, उसका जो विचलन होता है वह अभिलंब से दूर होता है। अर्थात यदि इसे सजा करके कहा जाए इसी शब्द को तो यह होगा कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह
अविलंब से दूर हटती है या अविलंब से दूर भागती है। पहला नंबर बात तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि वह अपने वास्तविक पथ पे आएगी नहीं, उसके वास्तविक पथ से उसका विचलन होगा, उसका कुछ मुड़ाव होगा। और वह क्या होगा, तो यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो उसका जो अभिलंब होगा वह अभिलंब से दूर भागने की कोशिश करेगी, यानी अभिलंब से ज्यादा दूर हटने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों। और दूसरे नंबर में देखिए, दूसरा नंबर कहता है, दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि यदि कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करती है या प्रवेश करती है, तो वह प्रकाशीय किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है और वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यह जो प्रकाशीय किरण है इसका वास्तविक पथ ये डॉट लाइन द्वारा दिखाया गया है यहाँ पे, और इसे इधर से ही मुड़ना भी चाहिए, परंतु यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, और यही कारण है कि वह अपने वास्तविक पथ पे नहीं जाती है बल्कि वह अपने अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखिए यही जो मैंने यहाँ पे सीधी रेखा लिया हुआ है, यानी माध्यम पे 90 डिग्री का एंगल के साथ जो मैंने रेखाखंड खींचा है, यही है आपका अभिलंब। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा अभिलंब, और इसमें भी मैं लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, यही होगा आपका आपतित किरण। ठीक है, और यही हो गया आपका अपवर्तित किरण, यानी जो किरण, जो प्रकाशीय किरण उस माध्यम पे आपतित होती है उसी को हम लोग आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, और जो वही प्रकाशीय किरण जो अपवर्तन की घटना के बाद गुजरती है उसी को हम लोग अपवर्तित किरण कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहां पे भी मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, और यहां भी आपका हो गया आपतित किरण। ध्यान देने का प्रयास करिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसे मैं फिर से एक बार को आप लोग के मतलब आप लोग के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ इसे। ठीक है, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि आप लोग इसे नहीं समझिएगा तो आगे जितने भी नियम बने हुए हैं, ठीक है, उसको नहीं समझ पाइएगा। और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मरीचिका का निर्माण क्यों होता है, हमें क्यों ऐसा लगता है कि जब स्थल मरुस्थल में चलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई जो वृक्ष है उसका उल्टा प्रतिबिंब बनने लगता है, और हमें महसूस होता है कि वहाँ पे जल है, यानी जल में ही वह वृक्ष खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जब उसका उल्टा प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें वैसा ही महसूस होने लगता है। परंतु जब वहाँ पे जाते हैं तो हमें वास्तव में जल की प्राप्ति होती ही नहीं है, हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ धूल भरे रहते हैं। ठीक है, तो हम सभी उन सारे तथ्यों को देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन सारे घटनाओं के पीछे क्या रहस्य है। तो यदि यहाँ पे आप सभी इन नियमों को समझे रहिएगा तो वहाँ पे हमें उन रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद साबित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसे। विरल माध्यम से, ठीक है, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, और वह जो विचलन होता है वह अभिलंब की तरफ होता है, यानी वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए ठीक वैसा होता भी है जैसे प्रकाशीय किरण आपतित हुई। ठीक है, यहाँ आपतन के बाद इसके मार्ग में परिवर्तन होता है। ठीक है, आपतन के बाद इसके मार्ग में परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन देखिए अभिलंब की तरफ होता है, यानी वह प्रकाशीय किरण अब अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। इसका कारण क्या है कि वह प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात जो किरणों का झुकाव है वह किस पे डिपेंड करता है, वह माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है। अर्थात यदि एक समान माध्यम रहता तो वह सीधी रेखा में गमन करती, परंतु यहाँ दोनों में डिफरेंस है। अब यहाँ दूसरे वाले माध्यम में देखिए, जैसे यहाँ पे आपतित किरण आपतित होती है और आपतन के बाद इसके मार्ग में परिवर्तन होता है, और वह जो परिवर्तन है वह अभिलंब से दूर की तरफ होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाशीय किरण है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और यही कारण है कि
आपतित किरण आपतन के बाद अभिलंब से दूर भागने की कोशिश करती है, ठीक है, अर्थात दूर की ओर अपवर्तित हो जाती है। और वही जो किरण आपतन के बाद अपने मार्ग में परिवर्तन करते हुए गुजरती है, उसी किरण को हम लोग अपवर्तित किरण की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप सभी फिर से ध्यान दीजिए। जिस प्रकार हम लोगों ने परावर्तन के कुछ नियम पढ़े थे, ठीक है, जिस प्रकार हम लोगों ने परावर्तन के कुछ नियम पढ़े थे, ठीक है, ठीक उसी ही प्रकार अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी मैं पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ उसे जरा गौर से समझिएगा, ठीक है, उसे जरा गौर से समझिएगा आप सभी। यह देखिए, यही हो गया हमारा आपतन कोण आई, ठीक, आपतन कोण, सॉरी ये नहीं, ये हो गया हमारा आपतन कोण आई, ठीक, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वही हो जाएगा क्या, हमारा आपतन कोण। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यह हो गया हमारा अपवर्तन कोण, यानी कोण आर। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने कोण आई और कोण आर को देखा, कोण आई और कोण आर। और देखिए, जो कोण आई है वह आपतन कोण है और जो कोण आर है वह अपवर्तन कोण है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम है वह क्या कहता है, तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी दो है, ठीक है, यानी मुख्य रूप से दो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहले नियम को हम लोग देखते हैं। हमारा पहला नियम कहता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम है वह कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पे होते हैं। ओके, फिर से कह रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। ये जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपतन बिंदु पे डाला गया ये अभिलंब है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तल को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है प्रकाश के प्रवर्तन वाले नियम में। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही कहता है हमारे प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। हमें प्रकाश के अपवर्तन का जो प्रथम नियम है वह कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप सभी नोट कर सकते हैं फर्स्ट वाले में। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सेकंड वाले नियम को। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को। प्रकाश के अपवर्तन का हमारा दूसरा नियम जो है वह कहता है कि आपतन कोण आई एवं अपवर्तन, इसमें भी देखिए, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया हमेशा एक नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने, आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा समान होता है, यानी एक नियतांक होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वह यह तो कह देता है कि अपवर्तन आपतन कोण आई एवं अपवर्तन कोण आर के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई, ठीक है, एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर भी एक शर्त है। ठीक है, यानी सिर्फ आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा कि आपतन कोण आई एवं अपवर्तन कोण आर की ज्या साइन आई बाई साइन आर हमेशा एक नियतांक होता है। तो इससे भी काम नहीं चलने वाला है। क्यों, यहाँ पे मैं बताता हूं। इसके पीछे भी कुछ शर्तें हैं, इसके पीछे भी कुछ शर्तें हैं, कुछ रहस्य है। जैसे कि पहला नंबर बात कि वह जो साइन हमेशा एक नियतांक होगा वह सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ण के लिए होगा, यानी एक ही कलर के लिए होगा, यानी प्रत्येक कलर के लिए एक ही माध्यम में साइन आई बाई साइन आर का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं। किसी एक ही वर्ण के लिए
ठीक है, किसी एक ही वर्ण के लिए यह प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम है वह काम करता है। ठीक है, अर्थात यह कहता है कि यदि किसी एक ही माध्यम से अलग अलग प्रकार की वर्णें गुजर रही है तो उस प्रत्येक वर्ण के लिए यह लागू नहीं होगा। यानी प्रत्येक वर्ण का जो साइन आई बाई साइन आर होगा वह अलग अलग होगा, परंतु वह जो होगा वह नियतांक ही होगा। अर्थात जब भी हम उसी माध्यम से होकर के और उसी वर्ण को गुजारेंगे तो वहां पे साइन आई बाई साइन आर हमेशा समान होगा। और यहाँ पे माध्यम अर्थात यदि लाल और एक माध्यम वायु एवं जल ले रहे हैं तो हमेशा वायु एवं जल माध्यम के लिए ही एवं लाल वर्ण के लिए ही साइन आई बाई साइन आर बराबर होगा। और यदि वहां पे ब्लू रे लेते हैं और माध्यम वही लेते हैं तो हमेशा उसी माध्यम के लिए वही वर्ण का जो साइन आई बाई साइन आर समान होगा। यदि प्रत्येक वर्ण के लिए एवं प्रत्येक माध्यम के लिए जो साइन आई बाई साइन वह अलग अलग होता है, परंतु उसी वर्ण के लिए एवं उसी माध्यम के लिए साइन आई बाई साइन आर हमेशा एक नियतांक होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात जो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वह यह कहता है कि किसी विशिष्ट रंग, ठीक है, किसी विशेष रंग एवं किसी विशिष्ट माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो मान होता है, जो अनुपात होता है वह हमेशा एक नियतांक होता है। ठीक है, और यही जो नियम है वह स्नेल का नियम कहलाता है। और यही जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोग को फिर से समझाने का कोशिश है। स्नेल का नियम, ठीक है, यह अपवर्तन के नियम का जो दूसरा नियम है उसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अर्थात जैसे प्रकाश का अपवर्तन के नियम में देखते हैं तो यह कहता है किसी विशेष रंग के लिए, अर्थात देखिए श्वेत प्रकाश में कितने कलर पाए जाते हैं, तो 7 कलर, ठीक है, 7 वर्ण, उसका मैंने बताया था। ठीक है, बैंगनी पाया जाता है, जामुनी पाया जाता है, ठीक है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, लाल होता है और नारंगी होता है। ठीक है, अर्थात 7 वर्ण पाए जाते हैं एक श्वेत प्रकाश में। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो प्रत्येक वर्ण होती है उनके तरंगदैर्घ्य कुछ अलग अलग होते हैं। अब जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उनका अपवर्तन होगा तो वह जो होगा वह उनके तरंग की प्रकृति पे भी निर्भर करेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बता रहा हूँ, विशेषता बता रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि वह बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि जब एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे सिंपल क्वेश्चन से नहीं पूछे जाते, यानी वहाँ पे थोड़े तर्क संगत पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रहेगा कि यदि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि घटना होती है तो वहां पे प्रकाश का अपवर्तन निम्नलिखित में से किन तथ्यों पे निर्भर करता है, तो वहां पे दे देगा माध्यम की प्रकृति, ठीक है, और जो वर्ण होगा उसका तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो वहां पे ऐसा ना हो कि आप सभी सिर्फ माध्यम की प्रकृति को मार दें और वहां पे वर्ण के तरंगदैर्घ्य की प्रकृति को छोड़ दें। ठीक, तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य है कि आप सभी इससे संबंधित प्रत्येक पॉइंट को भली भांति जान सकें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, वह यही कहता है कि किसी विशिष्ट माध्यम के लिए और किसी विशेष रंग के लिए, अर्थात यदि यहाँ पे लाल रंग लेते हैं तो सिर्फ लाल के लिए ही साइन आई बाई साइन आर हमेशा बराबर होगा। क्योंकि जो ज्या का यहाँ पे मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, ज्या, ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ज्या, ठीक है, अर्थात मैंने उसके दूसरे नियम में कहा कि किसी विशिष्ट माध्यम और किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। तो जो ज्या का मैं चर्चा कर रहा हूं यही होता है साइन, ठीक है, साइन थीटा, यही होता है ज्या। ठीक है, यानी साइन थीटा को ही ज्या कहा जाता है। ओके, और देखिए यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, एक जगह आई है और दूसरी जगह आर है, यानी आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, और यही कारण है कि यहाँ पे हम लोग आई और आर लिखते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे स्नेल का जो नियम है वह कहता है कि किसी विशिष्ट माध्यम एवं किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या
साइन आर का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, एक नियतांक होगा, अर्थात साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू के, जहां के एक नियतांक है। दोस्तों देखिए, अब हम लोग डायरेक्टली एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, एक बार इसे रिमाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें इस टॉपिक कोई परेशानी नहीं रह जाए। अब देखिए, जो प्रकाश के अपवर्तन का मैंने दो नियम बताया। पहला नियम तो बताया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम बताया कि किसी विशिष्ट माध्यम, ठीक है, किसी विशिष्ट माध्यम एवं विशेष कलर के लिए, विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई एवं अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर के, अर्थात साइन आई बाई साइन आर हमेशा एक नियतांक होता है, जहां मैंने के को नियतांक माना है। और यही प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरे नियम है वही स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य है उनको हम लोगों ने यहाँ पे देखने का प्रयास किया, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखने का कोशिश किया। अब दोस्तों, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कोई भी तथ्य आप लोगों से छूट सकेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आधार पर मैंने देखा तो यह टॉपिक जो मैंने आप लोगों को करा दिया, यह आप लोगों के लिए बहुत है, पूरा है। यानी इसके बाद आप लोगों को इससे संबंधित कोई दूसरा तथ्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप बात यहाँ पे शर्त यही होगी कि आप सभी जितने भी मैंने वीडियो में, लेक्चर में जितने भी बातें बोली उसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दोबारा इस वीडियो को देख करके आप इसे नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं रहे। और यदि इसके बावजूद भी आप लोग को कोई परेशानी रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके और उस परेशानी से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका उचित निदान आप लोग का उसमें किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ जाने से पहले एक बार आप सभी से फिर से विनती करता हूँ कि आप सभी में से जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आप सभी के लिए जो भी मतलब यहाँ पे फ्री वीडियोज या इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी वीडियोज से आप सभी लाभान्वित हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, यहीं पे मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।